सेंसरी फाइबर्स एक स्पेशल फॉर्म होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का आपको जनरल स्ट्रक्चर पता ही होगा, और न्यूरॉन्स सेंसरी फाइबर एक स्पेशल फॉर्म होता है हमारा न्यूरॉन्स का। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस इन्फेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो बच्चों में डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वहीं से पूरा जो ह्यूमन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आगे परसेप्शन की ओर। परसेप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं देख पा रहे हैं आप यहाँ पे परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? अगर परसेप्शन को बोला जाए तो परसेप्शन इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन। परसेप्शन डिटरमाइन किया जाता है दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ह्यूमन के द्वारा। परसेप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसलेशन होता है स्टिमुली के द्वारा ब्रेन में। और इसके अलावा परसेप्शन का मीनिंग और डेफिनेशन बताया जाए तो परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से इंफॉर्मेशन किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिलेक्ट किया जाता है, फिर रिसीव किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज यानी संगठित किया जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है ताकि उसको एक मीनिंगफुल, एक अर्थ में दिया जा सके। तो ये होता है परसेप्शन का मतलब। और जोसेफ रीच ने परसेप्शन का डेफिनेशन बताया है कि इन परसेप्शन ऑल दोज प्रोसेसेस हैव बीन इंक्लूडेड थ्रू व्हिच अ पर्सन रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एनवायरनमेंट, सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। सो अभी ये तो हुआ परसेप्शन का मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। अभी इसका क्या आवश्यकता होती है परसेप्शन की, और नेचर क्या होता है परसेप्शन को? जैसे कि मैंने बताया कि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, ये तो पहली बात। और परसेप्शन एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस नहीं होता। असिमिलेशन डिपेंड्स करता है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करता है। तो ये इसमें एक अपने आप में सबसे अनूठी बात है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे परसीव करता है एक इंफॉर्मेशन को। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये हमारे आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है परसेप्शन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्ट, उन्होंने कहा है इसको प्रिसाइज टर्म में बताया, यानी मोर एक्यूरेट फॉर्म में बताया, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आता है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? इस रूल के इसके नियम के हिसाब से द रूल ऑफ सिमिलैरिटी बताता है कि जो सिमिलर थिंग होती है वो सिमिलैरिटी शो करती है, और किसी भी स्थिति में वो एक अपना एक ग्रुप बना लेती है। ये हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है। फिर आता है लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। प्रेग्नेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड फिगर, और द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस इसको कई बार कहा जाता है गुड फिगर और रूल ऑफ सिंपलिसिटी। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे जो हमारे, उन्होंने नोशन ऑफ परसेप्शन को डायनेमिक भी कहा है। डायनेमिक इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो स्थिर ना रहता हो, कंटिन्यूसली बदलाव करता रहता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में कहा गया है इसके लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में बताया गया है ये एक टेंडेंसी होता है कि जिसके द्वारा कोई भी टुगेदर मतलब एक साथ होके, देखिए मैं इसको दोबारा बताता हूँ। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी प्रॉक्सिमिटी का नियम ये कहता है कि जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ रहकर और इकट्ठा होके काम करती हैं, और इसको ही कहा गया है ग्रुप्स ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। और व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज टू ईच अदर दिस टेंडेंसी इज टू एक्सपीरियंस देम टुगेदर रेदर देन इंडिविजुअली। और इसमें आप स्टैचूज, शेप्स या पैटर्न्स को ले सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे कि ये फिगर में आपको पता चल जाएगा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को समझाने के लिए मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, इससे आपको इजी पड़ जाएगा, सरल हो जाएगा आप लोगों को। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? ये जैसे कि हमारे डॉट्स हैं, ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर सरल भाषा में बोला जाए
कि अकॉर्डिंग टू रोल और ये जो थिंग्स सही क्लोज रह के ग्रुप रह के काम करती हैं, ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है। देखिए साइकोलॉजिकल टर्म्स है, इनको समझने में थोड़ा आप लोगों को हो सकता है कि एक्यूरेट बिल्कुल अलग अलग बुक में ये एक्यूरेट ना दिया गया हो या थोड़ा वेरी करता हो, बट कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजी एक अपने आप में इट इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट एंड इट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में बोला गया है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या समझाया गया है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में लर्नर्स बताया गया है कि एज्यूम्स दैट इफ कंटिन्यूटी इज फाउंड इन एनी स्टिमुलस, कि अगर किसी स्टिमुलस में कंटिन्यूटी पाई जाती है, मतलब निरंतरता पाई जाती है, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है, और आपस में जुड़ के वो उसको अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करते हैं। जैसे कि आप कॉन्स्टिलेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। कॉन्स्टिलेशन इज जस्ट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर, जो कि प्रेगनेंस क्लोजर को फंडामेंटल सिस्टम में बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनेंस। और गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी क्लेम किया है इसको कि एक स्टिमुलस होता है जो कि इनकम्प्लीट सीन, इमेज और वॉइस में होता है, और जो इसकी जो टेंडेंसी यानी इसकी क्षमता होती है कि जिससे गैप को फिलअप किया जाता है, उसको क्लोजिंग कहते हैं। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ कॉमन रीजन, दैट इज वन लास्ट वन। ये जो गेस्टाल्ट लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शो किया है कि ये जब भी एलिमेंट्स ग्रुप किए जाते हैं, यानी उनको एक ग्रुप किया जाता है उनका, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें सबसे अहम रोल बताता है, मतलब अदा करता है। और द नोशन ऑफ गेस्टाल्ट, जो कि गेस्टाल्ट का विचारधारा है, इसी की बेस पे थी। ये तो बात हुई इनके बेसिक्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर बात करते हैं अपीयरेंसेस के बारे में, और फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरर्स इन परसेप्शन, जो कि परसेप्शन में क्या एरर्स, गलतियां होती हैं। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं होती, उसमें कुछ एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं। एरर्स को हम गलतियां भी कह सकते हैं, बट व्हेन वी आर डिफाइनिंग इट इन साइंटिफिक टर्म्स, एरर्स आर अनप्रिसाइज डाटा। तो देखते हैं एरर्स इन परसेप्शन, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। इसके जो टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं। इल्यूजन, देखिए लर्नर्स, इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन को मैं आपको समझा देता हूँ। इल्यूजन होते हैं कि जब भी कोई रियलिटी में चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट जो पर्सन होता है उसको कंसीडर करता है ये रियलिटी में बिलीव, ये रियलिटी में, तो इट इज कॉल्ड एन इल्यूजन। और हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन जैसे सिजोफ्रेनिक पर्सन होते हैं, हेल्यूसिनेशन होता है उनको। ऑडिटरी और वीडियोटरी हेल्यूसिनेशन होते हैं, ये जो दो जनरल टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन होते हैं। इसमें द पेशेंट और यू कैन से द पर्सन थिंक्स दैट एन इवेंट इज हैपनिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन रियलिटी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस, रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस और रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस और रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस डिफरेंस होता है ड्यू टू कलर, अपीयरेंस, वेट, हाइट, फिजिकल फॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा डिफरेंस होता है जो कि किस कारण होता है? कलर के कारण। अपीयरेंस मतलब देखने, मतलब अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस के कारण। वेट ये मतलब जो शरीर का वेट होता है, भार होता है। हाइट यानी कद के कारण। फिजिकल यानी शारीरिक फॉर्मेशन के कारण। सेक्स यानी लिंग के कारण। और फिजिकल मैच्योरिटी के कारण। ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। और अगर किसी को बोला जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इसके लिए इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आता है। सॉरी, कैटेगराइजेशन करने के लिए इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आता है। और उसके बाद आता है हमारा हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। इसके फैक्टर्स हैं हमारे। हेरिडिटी को, जैसे कि कुछ लोग आप में से प्रिपरेशन करते होंगे, हेरिडिटी को कहते हैं नर्चर,
और एनवायरमेंट में नेचर, सॉरी हेरिडिटी को कहते हैं नेचर और एनवायरमेंट को कहते हैं नर्चर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। कास्ट, रेस एंड कंट्री इसके फैक्टर्स हैं। कास्ट, रेस, कास्ट पता आपको, जाति, रेस, एथनिसिटी और कंट्री, देश, और एज और इंटेलेक्ट और मैच्योरिटी। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है इनहेरिटेंस होता है जिसके कारण कोई इंडिविजुअल डिफरेंस उत्पन्न होता है किसी भी पर्सन में। और उसके बाद एनवायरनमेंट होता है जो कि हेरिडिटी के कारण एक फैक्टर इवॉल्व हो जाता है जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं। आफ्टर हेरिडिटी फैक्टर जो इन्वायरमेंट ग्रेट इम्पैक्ट डालता है किसी भी चाइल्ड पे और या किसी भी पर्सन पे। मतलब हेरिडिटी फैक्टर के बाद सबसे क्रूशियल इम्पैक्ट कौन डालता है किसी भी चाइल्ड पे? एनवायरनमेंट। जिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में जो बच्चा बड़ा होता है उसके पर्सनैलिटी डेवलप होते हैं, उसी पे बेसिस पे उसका व्यक्तित्व डेवलप होता है। और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे ये काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। और उसके बाद कास्ट, रेस और कंट्री के बारे में बताया जाए तो कास्ट, रेस और कंट्री एक सिग्निफिकेंट जो मतलब महत्वपूर्ण असर डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंस पे। और एथिक्स और लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल विद द फैमिलीज, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन। और इसी प्रकार एक क्षत्रिय युद्ध, एक क्षत्रिय युवा माना जाता है कि जो क्षत्रिय युवा होता है वो एडवेंचरस वर्क करना पसंद करते हैं। क्षत्रिय एक टाइप की आप माना जाए तो एक कम्युनिटी है जो हिंदू धर्म में एग्जिस्ट करती है। और ट्रेडमैन का जो बच्चा उसको माना जाता है कि वो बिजनेस के लिए बना है। हाउएवर उसके बाद आते हैं हमारा एज और इंटेलेक्ट। एज और इंटेलेक्ट में बोला जाए तो बताया जाए तो एज और आयु और इंटेलेक्ट भी इस पे एक फैक्टर है। मैच्योरिटी को डिफाइन किया जाए तो मैच्योरिटी क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैच्योरिटी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कोई पर्सन अपने आप को पाता है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। तो लर्नर्स, मेरे को उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। देखिए मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो में, काफ़ी स्लाइड्स बनाया है और एक्सप्लेन भी किया अच्छे तरीके से। So I will think that if you like, share and comment, I will be very motivated in psychology science. But we can say that I will be very enthusiastic. So learners, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताना। और मैं आगे भी साइकोलॉजी के और वीडियोस लाता रहूँगा। साइकोलॉजी में देखिए आप लोगों को डरना नहीं है। साइकोलॉजी एक, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड सब्जेक्ट, सॉरी नॉट कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। बट इसको अगर स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ा जाए तो ये एक वेरी आसान सब्जेक्ट भी है। इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट ऑल्सो। बट what we have to remember in mind that while studying psychology we should study in sequential order। एंड और जो और चीज़ें हमें अपने माइंड में याद रखनी है कि इसके जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं और थ्योरीज होती हैं जैसे इवान पावलोव की, बी.एफ. स्किनर की, उनको भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया सीखेंगे। सो बाय लर्नर्स, हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, थैंक यू।